पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। चलिए इतना ही गाना सुनिएगा, ज़्यादा गाना नहीं सुनना है। अभी गाना सुनने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, सेमेस्टर 1, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, यूनिट 3। ओके बेबी। चलिए, मतलब मैं आपको दोस्त बना रहा हूँ, टीचर नहीं। ठीक है, टीचर और देखिए अगर आप एक टीचर और एक मास्टर बोलिएगा या स्टूडेंट और टीचर, तो आप बहुत कम सीख पाइएगा एज ए टीचर। ठीक है, बट अगर आप किसी को दोस्त समझ के पढ़ते हैं ना, तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अपना फ्रेंड समझता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 3। इसमें हम लोग रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, मतलब संसाधन के बारे में। ठीक है, संसाधन के बारे में। तो टोटल 7-8 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा आधा घंटा में कंप्लीट कराने का। ठीक है, और इससे पहले यार इतना मेहनत करते हैं, तो अगर लगता है कि नहीं हमारा मेहनत आपके लिए काम आता है, रंग लाता है, तो आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं 10 रुपया। ठीक है, देखिए ईमानदारी से 10 रुपया पेमेंट कीजिएगा, और कुछ नहीं चाहते हैं बस भाई। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग पूछते हैं यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं 1000 व्यूज़ का। तो देखिए 1000 व्यूज़ का हमें यूट्यूब पे किसी वीडियो में 19 रुपया, किसी वीडियो में 22 रुपया, मतलब 25 रुपया मैक्सिमम मिलता है। 1000 व्यूज़ जाएगा तो 25 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 1000 व्यूज़ गया तो 25 रुपया। तो इस टाइप से मिलता है यूट्यूब पे पैसा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ गया, तो इसको क्या करना है, तो 25 रुपया 1000 व्यूज़ का, 10,000 व्यूज़ गया तो 250 रुपया। ठीक है, और अगर 1,000 व्यूज़ गया तो कम में मिलेगा, 2000 व्यूज़ गया तो कम मिलेगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से यूट्यूब पे पैसा मिलता है। तो यूट्यूब के भरोसे अगर रहिएगा ना, तो बहुत कम पैसा है। ठीक है, चलिए हालांकि वो अलग मैटर है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं फीस नहीं लेता हूँ, खुशी मन से समोसा खाने के लिए। चलिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हें कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। उससे पहले ये समझिए कि संसाधन कहते किसको हैं। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इनके कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, हाउ मेनी काइंड्स डिफरेंट, सॉरी हाउ मेनी, क्या बोलेंगे इसको, डिवाइडेड इन देयर, यानी कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ये होगा इंग्लिश में। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन को समझने से पहले संसाधन होता क्या है। संसाधन उस चीज को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो मनुष्य के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम में आता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी चीज वस्तु के काम में आती है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के काम में आने वाली हर एक चीज संसाधन है, यही बोलिएगा। ठीक है, मनुष्य के काम में आने वाली हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। अब अगर उस संसाधन को, उस चीज को ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। और अगर उस संसाधन को जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर उसने मनुष्य ने बनाया है, तो उसको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। समझ गए बात को। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमेशा समझा करो, पढ़ने का तो 5 क्लास का बच्चा भी पढ़ देगा, समझना मेन टॉपिक है। ठीक है, तो संसाधन क्या है, संसाधन मनुष्य के काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है प्राकृतिक संसाधन क्या है, अब समझ गए। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से हमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राप्त होते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो मनुष्य नहीं बनाता है, वह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति माने गॉड, अल्लाह। ठीक है, जैसे पेड़ मनुष्य थोड़ी बनाता है, ना पानी बना पाता है। मनुष्य पानी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जमीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है, पानी, जल। ठीक है, और क्या है हमारा वायु, हवा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मनुष्य नहीं बना पाएगा। और क्या है, कोयला क्या है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो मनुष्य नहीं बना पाएगा, खुद बना है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नेचर के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। एग्जाम में बोला भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, लिखा जाता है ना, तो आपको वही करना है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे मनुष्य नहीं बना सकता। ठीक है, उदाहरण दे दीजिएगा, इतना सारा चीज बता दी।
यह मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है और आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। ये सभी चीजें हमें योगदान देती है ना। कोयला बताओ योगदान कितना देता है, पानी, जल, इस सब के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, वायु संभव है, बिना वायु के आप रह जाइएगा, 1 घंटा में मर जाइएगा छटपटा के। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के आप प्रकार जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आधारित स्रोत के अनुसार और उपलब्धता के आधार पर। देखिए, आधारित स्रोत के अनुसार जो है 2 प्रकार का होता है। एक वो जिसमें जीवन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक संसाधन। एक वो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं अजैविक संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, उसमें जीवन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं जैविक संसाधन। ठीक है, जीवित स्रोतों से प्राप्त संसाधन को जैविक संसाधन बोलते हैं। जैसे वनस्पति हो गया, जीव जंतु जैसे भेड़ बकरी, ठीक है, गाय बैल, मनुष्य, हम सभी क्या है, जैविक संसाधन है। हम भी एक संसाधन है, मनुष्य भी एक संसाधन है। ठीक है, जैविक संसाधन के बाद आता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे हो गया जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल हो गया, आप जो कपड़ा पहने हैं, ठीक है, कपड़ा के अंदर जो पहने हैं, ठीक है, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत से लोग पेन रखे होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको यार, मादोली ना, बहुत से लोग मादोली पहनता है। एवरीथिंग क्या है, हमारा अजैविक संसाधन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला आदमी हूँ भाई, शौकीय आदमी हूँ, तो एंजॉय कीजिएगा, मेरी बातों का अन्यथा नहीं लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। आधारिता के अनुसार कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, 2, एक जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर 2 होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और अनवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जो समय के साथ दोबारा उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जिस संसाधन का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, पानी का प्रयोग क्या कीजिएगा, पानी पीजिएगा और क्या होगा उसके बाद, फिर आप टॉयलेट में जाके स्वाहा, ठीक है, फिर वो कहाँ गया, जमीन पे गया, जमीन पे गया और फिर क्या हुआ, जमीन से तो फिर से वो उस पानी को रिप्लाई मतलब फ्रेश करके फिर से हम भी लोग ऊपर लेते आए बोरिंग के माध्यम से। ठीक है, या फिर हम लोग क्या किए, पानी को मान के चलिए ये पानी गया समुद्र में, आपने पानी नहाया चाहे जो भी किया, अब ये चला गया नाली में, नाली से गया समुद्र में, समुद्र से फिर वाष्प बन के गया, बादल बना, बादल से फिर हमारा नीचे आ गया। यानी कि पानी का कितना भी प्रयोग करो पानी खत्म कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पानी कभी खत्म नहीं होगा, पानी का बार बार प्रयोग करिए। हवा कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य की रोशनी कभी खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका प्रयोग कितना भी करो कभी खत्म नहीं होगा, बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, किताबी ज्ञान भाड़ में जाए, आपको अपना ज्ञान बढ़ाओ यार। ठीक है, क्योंकि किताब में जो लिखा है ये कोई ना कोई मनुष्य लिखा होगा और आपको अपने आसान भाषा में लिखना है। ठीक है, किताब के भाषा में मत जाइए, इन लोग बहुत इन लोग लिखता है मतलब इस तरह से कि मानो किताब हम छाप रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। जो संसाधन एक बार प्रयोग करें और खत्म हो जाए उसको अनवीकरणीय बोलते हैं, सिंपल भाषा में, जो सीमित मात्रा में और पुनः प्राप्ति नहीं हो सकते। यानी कि ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने से खत्म हो जाए, दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, ठीक है, धनबाद में कोयला बहुत है, झारखंड में कोयला बहुत है। ठीक है, आपका इस साइड क्या बोलते हैं, सरायकेला खरसावां में भी बहुत ज़्यादा कोयला है। ठीक है, कोल्हान में बहुत ज़्यादा कोयला है, संथाल परगना में बहुत ज़्यादा कोयला है। तो झारखंड का चप्पा चप्पा में कोयला फैला हुआ, पेट्रोलियम एक बार प्रयोग करो खत्म, दोबारा और थोड़ी हो इसको मिल पाएगा आपका। खनिज, खनिज जैसे यूरेनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आयरन और हो गया, लोह अयस्क हो गया, इन सभी का प्रयोग एक बार कीजिएगा खत्म हो जाएगा, दोबारा और उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो इसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब आ जाता है विकास की स्थिति के अनुसार। विकास की स्थिति के अनुसार एक होता है संभाव्य संसाधन, एक होता है विकसित संसाधन। तो जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो उसे बोलते हैं संभाव्य संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। ठीक है,
ऐसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे मैं एक बताता हूँ, प्लूटोनियम, ठीक है, क्या होता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम लिख लीजिएगा भाई। ये खनिज है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है और बोला गया है कि फ्यूचर में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन जिसका दोहन और उपयोग हो रहा है, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं उसे कहते हैं विकसित संसाधन, ठीक है। संभाव्य संसाधन किसे बोलते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उपयोग होगा, ठीक है। और विकसित संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, ठीक है, पानी। चलिए अगला है हमारा उदाहरण, जल, मिट्टी, सूर्य की ऊर्जा, ये सब जो है संभाव्य संसाधन में है जिसका प्रयोग हम लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रश्न 2, भूमि संसाधन क्या है, ठीक है। भारत में भूमि उपयोग के विभिन्न पैटर्न को समझाइए, ठीक है। और मरुस्थल के बारे में भी आ सकता है कि मरुस्थल क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो भूमि संसाधन क्या है, भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक या मानव निर्मित। आपके मन में आ गया प्राकृतिक, क्योंकि क्यों, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, खुद बना है, ठीक है। कोई मैं कला इसको बना के थोड़ी हो गया है लेकिन फिर भी बोलते हैं हमर जमीन, मेरा बाप का जमीन। अरे बाप रे, तुम्हारा बाप जैसे बना के रखा है, ठीक है और जमीन के लिए आदमी लड़ जाता है ना, और ऐसा बोलता है कि नहीं इस जमीन का मालिक मैं हूँ। अरे यार, मालिक तो ऊपर वाला है, हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, क्या करें, पापी पेट ना, वही बोला जाता है। चलिए तो भूमि जो है किसकी है, प्रकृति की है, नेचर की है, हम लोग इसे बस दाम से खरीदते हैं, ठीक है। तो भूमि संसाधन पृथ्वी की सतह का वह भाग है जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, आवास यानी कि रहने के लिए किया जाता है, उद्योग के लिए किया जाता है और वनों और पशुपालन के लिए किया जाता है, ठीक है। लिख लीजिएगा भूमि क्या है, तो भूमि वह संसाधन है जिसका उपयोग प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और उसका उपयोग कृषि, आवास, वन, ठीक है, पशुपालन, फैक्ट्री, सड़क, परिवहन, इन सभी के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख पैटर्न क्या है, तो देखिए हम लोग भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं, इसमें खाद्यान्न और अन्य फसलें उगाने होती हैं। वन भूमि, इसमें जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। बंजर भूमि, ठीक है, प्रति भूमि उपयोग में न केवल आने वाली भूमि। अगला है गैर कृषि उपयोग की भूमि, इसमें क्या है, तो सड़क, घर, उद्योग, ये कृषि के लिए नहीं है, गैर कृषि मतलब जो उपयोग के लिए नहीं है। और बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि और प्रति भूमि जिसका प्रयोग जो है मतलब खेती भी करना चाहेंगे फिर भी फसल नहीं उगेगा, तो वैसे भूमि को हमें फैक्ट्री के लिए लगाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे चराई भूमि, जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है, जैसे हम लोग मैदान बोलते हैं, ठीक है। अगला है अस्थाई फसली क्षेत्र, जहाँ बार बार एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे धान का जो फसल उगाया जाता है वो हमारा अस्थाई फसली भूमि क्षेत्र है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, और टाइम नहीं है तो केवल रिवीजन कीजिए बस, ठीक है। भारत में चुनौतियां, तो देखिए भारत में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो क्या है कि भूमि का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से खेती होता है हमारा यहाँ पे, वनों की कटाई हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। फैक्ट्री कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रहा है। रोकेगा कौन, गवर्नमेंट रोक लगाएगी, ठीक है। पढ़ने से क्या होगा, जब तक से गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक से पृथ्वी का विनाश होता रहेगा, ठीक है। और चाहे या ना चाहे एक बार विनाश अगर शुरू हो जाता है तो पृथ्वी जब तक से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक से यह विनाश चलता रहेगा। कितनों किताबी रूप से पढ़ लो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। आदमी, अब बोलिएगा कि फ्रिज से जो है ना क्या निकलता है, तो हमारे लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उससे CFC गैस निकलता है, क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह हमारे ओजोन परत को क्षय करता है। क्या आप फ्रिज का उपयोग नहीं कीजिएगा, हर कोई करता है, कौन बोलेगा कि हम नहीं करेंगे। हर कोई तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज रख रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो एक तरह से हम लोग सब एक दिन मरेंगे, ठीक है वो तो सब भी जानते हैं, लेकिन आकस्मिक मृत्यु होगी सबकी, ठीक है। मिट्टी का कटाव क्या है, इसके प्रकार और रोकथाम का उपाय बताइए। देखिए मिट्टी का कटाव वह प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा या अन्य शक्तियों के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाती है। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है वह बह के कहीं और चली जाती है, चाहे उड़ के चली जाती है हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से बह के चली जाती है, ठीक है। या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि
बाढ़ हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, इन सभी के माध्यम से मिट्टी यहाँ से वहाँ घिसक जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का कटाव, छटाव या उड़कर या बहकर चले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, तो इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का कटाव बोलिए चाहे मृदा अपरदन बोलिए, इंग्लिश में बोलते हैं सोइल इरोजन। व्हाट इज सोइल इरोजन? ठीक है, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड बताने कि इसको कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सोइल इरोजन क्या है? देखिए, मिट्टी का कटाव के प्रकार। तो पानी के द्वारा मिट्टी बह के जा सकता है, होता है ना, पानी के द्वारा, यानी कि वाटर इरोजन, तेज वर्षा हुआ, बाढ़ हुआ, मिट्टी बह के चला गया। ठीक है, पता चलेगा किसका खेत है किसका आयर है, पता ही नहीं चलता है, होता है ना कई बार कि खेत आर वगैरह जो होता है खेत में एकदम सब बह के चला जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हवा द्वारा पानी का कटाव। ठीक है, सॉरी। तो देखिए बहुत जोर से जब हवा आता है तो देखिएगा कि धूल वगैरह उड़ने लगता है, तो धीरे धीरे धूल उड़ के भी बहुत सारा मिट्टी उड़ के चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा गली कटाव। गली कटाव क्या होता है कि पानी के कारण गहरी नालियां बनाई जाती हैं और उसमें भी बह के चली जाती हैं। पार पृष्ठीय कटाव, इसमें क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत, पतली परत हट जाती है। बहुत सारा रीजन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रोकथाम। कैसे रोका जाए मिट्टी अपरदन को, मृदा अपरदन को कैसे रोका जाएगा? तो मृदा अपरदन रोकने का उपाय है वृक्ष लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। आप कई वृक्ष लगाए? मैंने अभी तक कितना लगाया बताएं? हाँ, एगो लगाया है कटहल का पेड़, बड़ा हो गया है, फलने भी लगा है। एगो अमरूद का पेड़ लगाया है, वो भी बड़ा हो गया है, फलने लगा है। और एक लगाया है तेज पत्ता का पेड़, बड़ा हो गया है, वो भी फल रहा है थोड़ा थोड़ा। एक लगाया है नींबू का पेड़, 2 को लगाए हैं सुपारी का पेड़। ठीक है, इतना ही पेड़ लगाया है मैंने अभी तक, और लगाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। और ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, ढलान पर सीढ़ी नुमा खेती बनाइए, मतलब खेत जो बनाते हैं आप इस तरह से बनाइए। ठीक है, छोटा छोटा प्याज खेत जैसा। जल रोकने के उपाय लगाइए, जैसे डैम बनाइए, गांव में सब कोई मिल के एक तालाब बनाइए। ठीक है, मिट्टी बांध और गहरा आवरण बनाए रखना। ठीक है, कितना भी कर लो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, कुछ ना कुछ मृदापंदन होगा ही, रोका नहीं जा सकता है पूरी तरह से। ठीक है, कुछ कम किया जा सकता है इन तरीकों से अपना के। ठीक है, निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि मृदा अपरदन पूरी तरह से रोक पाना असंभव है, परंतु इसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है इन सभी को अपनाकर। ठीक है, और सबसे मेन उपाय क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और मिट्टी अपरदन को रोकिए, मृदा अपरदन को। अगला है मरुस्थलीकरण। क्या है मरुस्थल? मतलब जहाँ पे केवल बालू ही बालू पाया जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? मरुस्थल कैसे बनता है और मरुस्थल बनने से क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तो देखिए, मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। रेगिस्तान माने जहाँ पे मिट्टी नहीं, केवल बालू ही बालू मिलता है। ठीक है, रेत ही रेत मिलता है। ऐसा ही लिखना है आपको कि मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे केवल रेत ही रेत बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। जैसे थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। भारत में कौन सा रेगिस्तान है? भारत में थार है, थार। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। थार एगो गाड़ी आया है ना जी। अच्छा, किस कौन कौन थार चापे हैं बताइएगा यार, मैं नहीं चढ़ा हूँ अभी तक। ठीक है, थार। चलिए, एगो गाना भी है ना, ले चलो, कैसा है यार थार वाला गाना? तो आगे देख लेते हैं। तो मरुस्थलीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है? रेत बन जाता है और मरुस्थल बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कैसे बनता है? तो देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई कर देंगे किसी क्षेत्र में। ठीक है, और पानी भी नहीं करेंगे। पानी अधिक सिंचाई, सॉरी, अधिक सिंचाई नहीं, बिल्कुल सिंचाई नहीं होगा, पानी भी नहीं बरसेगा वहां पे। वन भी काट दिए, पानी भी नहीं बन गया तो क्या हो गया? जमीन तो सूख गया, पूरा से सूखा हो जाएगा। और चरा देंगे ऊपर से, और भी हम लोग पशु वगैरह को हलवा देंगे, चरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घास भी बंजर हो जाएगा धीरे धीरे। भूजल का अत्यधिक दोहन, यानी कि पानी और नीचे चला जाएगा। जलवायु परिवर्तन होगा, धीरे धीरे हवा उड़ेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेत ही रेत बन जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, रेत ही रेत बन जाएगा। ठीक है, पानी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि अरे ये तो हमारा रेगिस्तान बन गया। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है रेगिस्तान का? ये सारे कारण हैं कि वनों की कटाई, अधिक चराई, भूजल का नीचे हो जाना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी का कटाव, इन सभी से हमारा रेगिस्तान बनता है।
हालांकि बनता नहीं है, आसान बात नहीं है कि किसी आप ज़मीन को रेगिस्तान बना दीजिए। आसान नहीं है रेगिस्तान बनाना, बहुत मुश्किल है, टफ काम। ठीक है, रेगिस्तान आसानी से नहीं बनता है। अच्छा, कोई फ़ोन कर रहे हैं ना, बाद में इसको देख लेंगे। प्रभाव क्या होता है, अगर रेगिस्तान हमारा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन में कमी आ जाएगी। ठीक है, कृषि उत्पादन में कमी हो जाएगी। कृषि उत्पादन में कमी क्या, बिल्कुल खेती नहीं होगा। ठीक है, केवल बाबुल का पेड़ लगेगा। भूख और पलायन, यहाँ से लोग भाग जाएंगे। ठीक है, जैव विविधता में गिरावट आ जाएगी। जल स्रोत का सूखना हो जाएगा। रोकथाम क्या है, वन लगाओ। ठीक है, और क्या है, जल संरक्षण का तकनीक अपनाओ। टिकाऊ कृषि प्रणाली अपनाओ। ठीक है, एक नदी इधर से गुजार दो, प्राकृतिक नदी, मतलब जो खुद से नहर बना के। ठीक है, तब जाके ये धीरे धीरे हमारा बन सकेगा। जस्ट वेट अ मिनट, क्या बोल रहे हैं मैं सुन लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हम्म, अच्छा ठीक है, हम उठा भेज देबे हैं तनी, हम वीडियो बना लगा है, वीडियो ठीक लाइने हम बात कर लगला है। 10 मिनट बाद फोन करें। ठीक, तो देखिए, हम लोग यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के तौर पे खोरठा का प्रयोग करते हैं, बांग्ला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोरोमाली का प्रयोग करते हैं, ये सब भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, आप जानते होंगे शायद। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां प्रश्न, खनन क्या है। खनन मतलब जो है जैसे खोदना, खदान को खोदना, कोयला निकालना। ठीक है, यही सब खनन है। बांध निर्माण और पर्यावरणीय प्रभाव, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, मेरा जो है ना लैपटॉप का चार्ज धीरे धीरे कम हो जा रहा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। खनन क्या है, तो खनन और बांध निर्माण से प्राकृतिक परिस्थिति, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। खनन का प्रभाव क्या होता है, तो इससे क्या होता है, जब हम लोग खनन करने लगते हैं तो वहाँ की जमीन को काट दिया जाता है, वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और जल स्रोत का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, पूरी तरह से मानव जीवन और वन्य जीव जो है विस्थापित हो जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ से लोगों को हटाया जाता है कि भागो यहाँ से अब। जैसे यूरेनियम, जादूगोड़ा में मालूम है आपका, यूरेनियम निकला, वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया गया, भगा दिया गया। क्या हो रहा है, वहाँ का वायु प्रदूषित हो गया, वहाँ के सभी लोग विकलांग बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकार का ध्यान नहीं है, आपको इसको लिखना है। ठीक है, जादूगढ़ा वाला एकदम, यूरेनियम फैक्ट्री से जो बर्बादी हो रहा है कोल्हान में, आप हो सकता है आप में से कोई होंगे वहाँ पे, अभी भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, बच्चे गर्भ में ही मर जा रहे हैं। यार गजब, मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मुझे अफसोस लगता है। ये चीज़ बताना है, खनन का प्रभाव नहीं भी पूछे तब भी आपको बताइए। ठीक है, एकदम ज्ञान को यहीं पे बताइए उन लोग को, अरे कि तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे बर्बाद कर दिया झारखंड को। यार खनन करके खोद खोद के एकदम ना झारखंड को बर्बाद कर दिया भूमि को, और वहाँ के लोग कितना परेशान में आप सब समझते ही होंगे। ठीक है, कोई दिमाग से खराब हो रहा है, तो कोई विकलांग पैदा हो रहा है, तो कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, तो किसी के गर्भ में ही बच्चा मर जा रहा है। ये सब वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, जादूगढ़ा यूरेनियम फैक्ट्री के सामने, नरवा पहाड़ के सामने। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो जिला आता है उसमें है ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये सब बताना है। इसके अलावा जो धनबाद में है कोयला खदान, वहाँ पे क्या होता है, कोयला खोद रहा है, ऊपर वाला जमीन पूरा जो है ना, मतलब ये ऊपर में, ठीक है, ऊपर में घर है और नीचे में जो है इनका पूरा यहाँ से कोयला निकाल लिया गया है। तो क्या होता है कि कभी कभी जमीन धंस जाता है अचानक से। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से आग निकल जाता है। ऐसा ऐसा घटनाएं हो रहा है हमारा झारखंड में। और फायदा कौन उठा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। खनिज बेच रहा है, इन लोग फायदा उठा रहा है और आम जनता को मुसीबत में झेल रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। बांध निर्माण के प्रकार, तो देखिए, बड़े बांध अगर आप बनाते हैं तो कई लोग विस्थापित हो जाता है, जैसे चांडिल डैम बना, डिमना डैम बना, ठीक है, पालना डैम बना। इन सब डैम से क्या होता है, बहुत सारा लोग को भगाया जाता है, बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाता है, मछली की प्रजातियों पर प्रभाव पड़ता है, नदी पारिस्थितिकी में बदलाव होता है। तो कुछ अच्छा भी प्रभाव है, कुछ बुरा भी है, दोनों आपको लिख देना है। ठीक है, अगला है जल संसाधन क्या है, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत के रूप में समझाइए। तो देखिए, जल संसाधन जो है हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगर हम इसे पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हमारा एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन जल से अगर हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तब वहां पे हमारा ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जल संसाधन वे स्रोत हैं जहां से मानव जल प्राप्त करता है, जैसे कि नदी, झील, भूमिगत जल, बांध, डैम, ठीक है, चेक डैम, ये सब है। प्राकृतिक जल संसाधन जैसे कि वर्षा का जल हो गया, ठीक है, नदियों का जल हो गया, बर्फ का पानी हो गया, जमीन का जो झरना है, कुआं है, सॉरी कुआं नहीं होगा, मतलब जो अपने आप मिल जाता है। ठीक है,
वो हमारा प्राकृतिक जल संसाधन है। वहीं मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित जैसे हम लोग बोरिंग करवा के बनाए, डैम बना दिए, जो मनुष्य के मेहनत से बनता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित जल संसाधन। नहर बना दिए, ठीक है, बोरवेल बना दिए, बोरिंग खोद दिए, चापाकल लगा दिए, ठीक है, कुआं खोद दिए, ये सब क्या है? मानव निर्मित जल संसाधन। यानी कि जब मनुष्य जल का उपयोग अपने तरीके से करता है, अपनी मेहनत से पानी को निकालता है खोद के, तो वह हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? प्राकृतिक, सॉरी, मानव निर्मित जल संसाधन। और प्राकृतिक वह है जो मनुष्य में उसका हाथ नहीं है, वह खुद बना है। अगला है सतही जल और भूजल संसाधनों पर जल उपयोग प्रभावी की विवेचन करें। देखिए मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा। और 8वां प्रश्न है बाढ़, सूखा, जल विवाद। मतलब बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, और जल का लेकर जो झगड़ा होता है ना, कि जैसे सिंधु नदी का जल, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर झगड़ा है, ठीक है, कि इसका पानी तो हम उपयोग करेंगे, तो वो बोलता है हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है, और पेमेंट करना है तो कर सकते हैं। बाकी मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि 10% हो गया है अब, ठीक है। कितना परसेंट हो गया जी? 12% है। सो इसका नोट्स हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए यही उम्मीद करते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है सागर साहब, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे वैकेंसी अपडेट देते हैं, ठीक है। 70,000 प्लस सब्सक्राइबर भी है, सागर साव के नाम से। वही मेरा ओरिजिनल नाम है, आई एम सागर साव, ठीक है। और जिनको पेमेंट करना है 10 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक 12-15 लोगों ने किया है। थैंक्स टू ऑल कैंडिडेट जिन्होंने भी पेमेंट किया है, ठीक है। चलिए, आज थोड़ा मंदिर के लिए मुझे कुछ चीज़ें भी बनानी है, जो कि स्टैंड वगैरह बनाना है, अगरबत्ती रखने के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।